अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक हैं। आज 14 अगस्त है, आज पाकिस्तान में आज़ादी का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो तसव्वुर यही किया जा रहा था कि आज एक लेज़ी डे होगा, एक आराम से दिन गुजारा जाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो इंतहाई खौफज़दा और क़यामत ख़ेज़ हैं। यकीन करें, अपनी आँखों पर और अपनी समझ पर यकीन नहीं आ रहा कि सकूत काबुल अब इतना करीब आ चुका है कि द फॉल ऑफ काबुल इज़ आ रियलिटी नाउ। और कुछ ही दिनों में, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कुछ ही घंटों में ये ख़बर आप तक पहुँच जाएगी कि काबुल पर तालिबान ने बाकायदा कब्ज़ा कर दिया है। और ये भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ घंटों में अशरफ गनी काबुल से भाग जाएं या फिर तालिबान उन्हें वाज़े तौर पर गिरफ़्तार कर लें। बड़ी दिलचस्प बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। और उससे बड़ी ख़बर यह है कि अभी से कुछ घंटे पहले अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कौम से ख़िताब किया है और उस ख़िताब की बड़ी सिग्निफिकेंस है और उस ख़िताब का एक पस मंज़र है। और उसका पस मंज़र ये है कि गुज़श्ता 20 घंटों में तालिबान ने तबाही मचा दी है अफ़गानिस्तान में, और ऐसी फतूहात और ऐसी कामयाबियाँ समेटी हैं जो शायद उन्होंने एक हफ़्ते की जो गुज़श्ता एक हफ़्ते की कामयाबियाँ थी उनसे कई ज़्यादा आगे चले गए हैं और एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका को भी, यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक असेसमेंट देनी पड़ी कि आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं और किसी भी वक्त सकूते काबुल हो सकता है। और इसी के पेश नज़र उन्होंने 3000 अमेरिकन ट्रूप्स भेजने का फ़ैसला किया ताकि काबुल का जो हामिद करज़ाई एयरपोर्ट है उसको किसी तरह से महफूज बनाया जा सके। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि अशरफ गनी प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान ने एक तकरीर की है, कौम से ख़िताब किया है। एक टेलीप्रॉम्प्टर स्पीच उन्होंने पढ़ी है, यानी सामने एक प्रॉम्प्टर था, वहाँ पर लिखी हुई देखकर उन्होंने स्पीच पढ़ी है। और वो स्पीच का दौरानिया आप हैरान होंगे, महज 2 मिनट से भी कम था और वो भी उन्हें देखकर पढ़ना पड़ा। उनके ओसान बाख्ता तबीयत दिख रही थी, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, एक खौफ उनके चेहरे पर था, उनके चीक्स मुकम्मल तौर पर टूटे हुए थे और आँखों के गिर्द हल्के मौजूद थे, जो इस बात का सबूत था कि वो शदीद एंग्जाइटी, परेशानी और शायद बहुत सारी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने स्पीच में सबसे पहले अपनी कौम का शुक्रिया अदा किया कि जनाब आप इस मुश्किल वक्त में भी अफ़गान फोर्सेस के साथ खड़े हैं। उन्होंने उस स्पीच में एक जो 2 अहम नुक्ते थे उनकी तरफ इशारा किया। पहला नुक्ता उन्होंने ये कहा कि जनाब हम सारी जो हमारी एजेंसी है, प्रीमियर एजेंसी है NDS, और जो हमारी फोर्सेस हैं अफ़गान नेशनल फोर्सेस, हम उनको रीग्रुप कर रहे हैं, दोबारा से वापस जोड़ रहे हैं और रीमोबलाइज करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी फोर्सेस का मुराल दोबारा से बहाल करें और उन सब को एक बार फिर एक कॉज के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा करें। इसका पस मंज़र ये है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से ना सिर्फ मुख्तलिफ सूबों में अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो तालिबान की रिजिस्ट के बग़ैर सूबे उनके हवाले कर रही हैं, बल्कि बहुत सारी ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अफ़गान नेशनल फोर्सेस के जो जवान हैं, जो आर्मी के लोग हैं, वो बाकायदा तालिबान के ग्रुप में भी शामिल हो रहे हैं और उनका अब हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक रविश थी। उसके बाद अशरफ गनी ने जो दूसरे हिस्से में अपने उस 2 मिनट के एक टेलीप्रॉम्प्टर ख़िताब जो उन्होंने कौम से किया है, उसमें उसके दूसरे हिस्से में उन्होंने इस बात चीज़ पर जोर दिया कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तौर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात और बातचीत जारी है, उनके साथ डिप्लोमेसी जारी है और हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर उनके साथ एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल्ड बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। तो एक जो भी उसका रिज़ल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा, मैं वो बहुत जल्द अफ़गानियों के सामने, आप सारे लोगों के सामने रखूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अशरफ गनी का कहना था कि एक इम्पोज्ड वार के थ्रू, एक वॉर इम्पोज करके अफ़गानिस्तान के ऊपर थोंप कर अफ़गानिस्तान को डिस्टेबल किया जाए और या अफ़गानिस्तान को टॉपल किया जाए, ये उनका कहना था। और उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस लोग हुए हैं उनके साथ भी इजहार ताज़ियत की है, उनका भी दुख और दर्द महसूस किया है। लेकिन इसका एक पस मंज़र है, इस स्पीच का एक पस मंज़र है, वो ये है कि कल ये ख़बरें आना शुरू हुई कि जो नायब सदर हैं अफ़गानिस्तान के अमरुल्लाह साले, वो अफ़गानिस्तान से भाग खड़े हुए हैं। ये बड़ी खौफनाक खबर थी। और उसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, शायद आज तक की सबसे बड़ी खबर, कि तालिबान को जो असल रेजिस्टेंस थी वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद वार लॉर्ड्स थी। एक तो अफ़गान नेशनल फोर्सेस हैं जो तालिबान को रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन एक अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर मौजूद वो वार लॉर्ड्स हैं, उनकी अपनी मलाइशियाज़ हैं जो तालिबान को रेजिस्ट कर रहे हैं।
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب طالبان اقتدار میں آئے تھے تو ان کی بہت ساری ایسی پالیسیز تھی جو ان کے ذاتی انٹرسٹ کے خلاف تھی یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف تھی، اس لیے وہ طالبان کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اب جو اس میں سے دو بڑے نام ہیں، ایک تو ہیں عبدالرشید دوستم اور دوسرے ہیں محمد اسماعیل۔ محمد اسماعیل ایک بہت قداور شخصیت ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت میجر سٹیک ہولڈر ہیں افغان وار میں اور طالبان کو ریزسٹ کرنے میں۔ اب انہوں نے طالبان کو جوائن کر لیا ہے اور بلکہ وہ طالبان کے رہنما بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی زبردست خبر ہے اور اس خبر نے بہت سارے ملکوں کو، بہت سارے ممالک کو اور دنیا کے بہت سارے خطے کے باقی پلیئرز کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اشرف غنی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری خبر تھی کہ وہ یہ تھی کہ گزشتہ تقریباً ایک ویک میں، یعنی گزشتہ جمعہ سے لے کر جو ابھی گزرا ہے جمعہ اس تک، تقریباً 11 صوبوں پر طالبان نے قبضہ کیا تھا، لیکن گزشتہ 20 گھنٹوں میں طالبان نے تقریباً افغانستان کے 19 صوبوں کے دارالحکومت پر مکمل کنٹرول کر دیا ہے۔ ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں جن میں طالبان پریزنرز کو رہا کیا جا رہا ہے، ریڈیو چینلز پر قبضہ کیا جا رہا ہے، شاہراہوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ٹریفک پولیس میں طالبان کے لوگ کھڑے ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہیں، گنز انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، ہر جگہ پر وہ موجود ہیں۔ اور یہ بڑی خوفناک خبر ہے کہ 34 ٹوٹل صوبے ہیں افغانستان کے اور ان 34 صوبوں میں سے تقریباً جو 19 صوبے ہیں وہ اب مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ طالبان نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس دفعہ کا آفینس شروع کیا، اس دفعہ کی وار شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے بارڈر ریجنز جو ازبیکستان کے ساتھ لگتے تھے، جو ایران کے ساتھ لگتے تھے، جو پاکستان کے ساتھ لگتے تھے، سب سے پہلے ان سارے ڈسٹرکٹس پر اور ان سارے پوائنٹس پر جو بارڈر پوائنٹس تھے ان کے اوپر قبضہ کیا، اور تاکہ کسی بھی طرح سے کی جو ٹرانسپورٹ ہے اور کسی بھی طرح کی جو تجارت ہے یا کسی بھی طرح کی جو موومنٹ ہے، نقل و حرکت ہے ملک سے باہر اور اندر، اس پر سب سے پہلے قابو کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ان سارے ڈسٹرکٹ کے اوپر قبضہ کیا جہاں پر امریکن اسلحہ یا امریکن بیسز موجود تھی، تاکہ کسی طرح انہیں امریکن ماڈرن ویپنز ان کے ہاتھ لگے، اور اس کے بعد اب وہ کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کابل سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں طالبان اس وقت، اور وہ دستک دے رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم سقوط کابل ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ میں کچھ دنوں میں افغان ترجمان کا دوحہ سے لائیو انٹرویو کروں گا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ خبر یہ ہے، اس وقت افغانستان میں جو افغان فورسز ہیں وہ تقریباً 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، اور جو طالبان فورس ہے، جو طالبان ریزسٹنس موومنٹ ہے جو کمانڈ کر رہے ہیں، وہ سارے ٹوٹل 85,000 لوگ ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی کہ 85,000 لوگ ایک طرف اور 3.5 لاکھ کی فورس جس کے اوپر امریکہ نے $3 ٹریلین خرچ کیے، جسے ماڈرن ویپن دیا، جسے 20 سال ٹرین کیا، وہ کیوں ان 85,000 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی اور ان کے سامنے بچھ رہی ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔